नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 1 जिसके क्वेश्चन और आंसर की बात की जाएगी। सबसे पहले तो बता दूं, नोट्स और एमसीक्यू इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर का। हालांकि इंपॉर्टेंट के अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो बहुवैकल्पीय है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसका पहला प्रश्न कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इस क्वेश्चन को ना ऑलरेडी हमने एमसीक्यू में भी कवर किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है तो आप क्या बताएंगे? अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन में आता है। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। जो ज्वारीय ऊर्जा होता है, जो ज्वार से उत्पन्न होता है, वो किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य, मतलब पुनः इसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन जो क है इसका, वो इसका सही उत्तर है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। पंजाब में जो भूमि है, भूमि मतलब जमीन, निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? पंजाब की जो जमीन है वो निम्नीकरण का मतलब होता है उसके गुणवत्ता में, उसके क्वालिटी में कमी आ जाना। तो उसके क्या क्या कारण है? अधिक सिंचाई। पंजाब में आपको पता है ना, गेहूं वगैरह की अधिक खेती होती है, तो लोग जमीन को ना ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करते हैं, मतलब पानी उसमें ज्यादा से ज्यादा देते हैं। तो ज्यादा पानी से भी क्या होता है, गुणवत्ता जो होती है, क्वालिटी जो होती है मिट्टी की, वो खराब हो जाती है। तो ख जो है इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार खेती का मतलब समझा देता हूं। ऊपर से सीढ़ी बाई सीढ़ी, ये अक्सर आपको मध्य प्रदेश वगैरह में देखा जाएगा। देखिए उत्तराखंड में भी है, मध्य प्रदेश में, जहां पे भी पहाड़ ज्यादा होगा, पहाड़ी इलाका होगा, वहां पे कौन सी खेती की जाती है? सोपान खेती की जाती है। क्योंकि वहां पे ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ जमीनें होती है, समतल होता नहीं है कि हम सिंचाई कर पाए। ड्रिपिंग के माध्यम से वहां पे सिंचाई की जाती है। मतलब ड्रिपिंग कहने का मतलब फुहारा टाइप का होता है, वो फुहारा टाइप का चारों तरफ पानी गिरता रहता है। तो यहाँ पे घ जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। इसमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? मृदा आपने पढ़ा है, मृदा के प्रकार पढ़ा है, कई सारी मृदाएं थी वहां पे। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, तो काली मृदा जो है वो कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काली मृदा अधिक पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि काली मृदा कहां पाई जाती है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में पाई जाती है। अब दूसरा प्रश्न इसमें कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देना है। 30 शब्द में कम से कम इसके उत्तर आपको लिखना है। पहला प्रश्न क्या है? 3 राज्यों के नाम बताएं जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? ऐसे 3 जगह, 3 राज्य का नाम बता दीजिए जहां पे काली मृदा पाई जाती है, और अगर पाई जाती है तो कौन कौन सी फसलें उस मिट्टी पे उगाई जाती है। तो देखिए, भारत में काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये तीनों राज्य है। कौन कौन सा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इस पर मुख्य रूप से कपास की खेती होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, कपास क्या होता है? तो कॉटन हम लोग यूज करते हैं ना, कॉटन जो है कपास के फूल के अंदर से ही निकलता है। उसे हम अपने यहाँ रुई कहते हैं। रुई रुई होता है, उसी को कॉटन भी कहते हैं, लेकिन वो होता है कपास के फल के अंदर से निकलता है। तो आपको पता है महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन तीनों जगहों पे काली मिट्टी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और इन काली मिट्टी के ऊपर किसका खेती होता है? कपास का खेती होता है। अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है जिसके 30 शब्दों में हमें उत्तर देना है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इस प्रकार की मृदा के 3 मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं? तो देखिए, पूर्वी तट की जो नदी और डेल्टा पर जलोढ़ मृदा के बारे में भी आपने नोट्स में मैंने आपको समझाया है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और इस प्रकार की जो मिट्टी है इसके 3 विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए, जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती है, उस पर जो खेती आप करोगे ना किसी भी चीज का, तो बहुत ज्यादा उसका मात्रा होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है मिट्टी की। इसमें क्या क्या उगाया जाता है? तो गन्ना का खेती होता है, चावल का, गेहूं का, और अन्य दलहन फसल जैसे कि राहर हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, ये सब चीजों की खेती इसके ऊपर की जाती है। और जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में गहन कृषि के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, अधिक से अधिक खेती होता है, तो वहां पे लोगों की जनसंख्या भी अधिक होती है। तो ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा प्रश्न हमारा कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपमर्दन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जो पहाड़ी क्षेत्र है
और मृदा अपरदन का क्या मतलब होता है? मिट्टी का खराब होना, मिट्टी का पानी में कट के बह जाना, मिट्टी का धंस जाना, मिट्टी का कटाव होना, तो ये सब मृदा अपरदन के अंदर आता है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर आप इन सब चीजों को कैसे रोक सकते हो? क्योंकि आपको तो पता है मिट्टी बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगर ऐसे ही मिट्टी बर्बाद होती रहे तो मिट्टी की कमी हो जाएगी ना। और मिट्टी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम मिट्टी के ऊपर रहते हैं, मिट्टी के ऊपर भोजन खेती करते हैं, जिससे हमारे पास शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है। तो पहाड़ी क्षेत्र में सीढ़ीदार खेती बनानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में ना सीढ़ीदार खेती, जिसे सोपान खेती के बारे में बताया हूं अभी। दूसरा है ढालों पर वृक्षारोपण करके मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। जो पहाड़ के ढाल होते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, उस पे यदि हम पेड़ लगा दें तो पेड़ की जो जड़ें हैं ना, वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखता है। इसमें क्या होगा कि मिट्टी कट के बाहर नहीं आएगा या नीचे नहीं आएगा। जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, अब बड़े बड़े पहाड़ पे बारिश हुआ तो बारिश तो ऊपर से नीचे पानी आएगा तो अपने साथ साथ मिट्टी को भी बाहर लेके जाएगा। लेकिन अगर पेड़ पौधे बहुत अच्छे से लगे हुए हैं तो उसकी जड़ें जो हैं वो मिट्टी को बांध के रखता है, इससे मृदा अपवर्तन नहीं हो पाएगा। आगे क्या कर सकते हैं? अब नलिका अपवर्तन को रोकने के लिए बांधिकाएं बनाई जानी चाहिए। मतलब बांध वगैरह जो होता है, नदी के किनारे बड़े बड़े डैम वगैरह बनाए जाते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव कम होता है। तो ये 3 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अब चौथा प्रश्न कहता है जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो नोट्स में तो ऑलरेडी हमने आपको बड़े डिटेल्स में बताया है कि जैव संसाधन वो संसाधन है जो जैव मंडल से आते हैं, जो जैव मंडल से आते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मछलियां, पशुधन आदि। इसको आप सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हो, प्रकृति से जो भी हमें प्राप्त होता है उसे हम आप जैव संसाधन कह सकते हो। अजैव संसाधन क्या है? जो निर्जीव, जो मरे हुए चीजों से प्राप्त होता है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर आदि। इन सब चीजों में तो जान नहीं होता ना, ये सजीव नहीं होते, ये निर्जीव होते हैं। तो निर्जीव चीजों से जिस प्रकार के हमें घटक या संसाधन प्राप्त होते हैं उसे अजैव, और जो जीवित चीज अर्थात सजीव चीजों से जो चीजें हमें प्राप्त होती है उसे हम जैव संसाधन के नाम से जानते हैं। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 की बारी आ गई है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 120 शब्दों में देना है, 120 वर्ड्स में देना है। इसके एग्जाम में आपके 5 से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें कहता है भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें और वर्ष 1960 से 1961 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण था? अब क्वेश्चन को समझिए कि भारत के जो भूमि उपयोग है उसका वर्णन करना है और 1960 से 61 के बीच में जो जंगल थे उनका वृद्धि नहीं हुआ, महत्वपूर्ण वृद्धि जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। तो इसके कारण क्या थे, किन कारणों से नहीं हुआ? तो देखिए भारत में भू संसाधन का उपयोग विभिन्न भागों में बांटा गया है। भूमि का जो संसाधन है, रिसोर्सेज ऑफ सॉइल जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कि वनों के अंतर्गत भूमि, कृषि का योग भूमि, चारागाह के लिए भूमि और बंजर भूमि। जमीन भी जो है इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि जंगल के लिए जो जमीन है वो अलग है, खेती करने के लिए जमीन अलग है, गाय, भैंसे, बकरी को जो हम चारा चराते हैं उसके लिए अलग है, और बंजर भूमि अलग है। तो बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल है। जो बंजर है ऐसा खेती को कहते हैं, ऐसे जमीन को कहते हैं जहां पे खेती नहीं हो सकती है। बंजर भूमि का मतलब ये होता है जहां पे खेती नहीं हो सकती, उस पे फसल नहीं उगाए जा सकते हैं। तो और देखिए गैर कृषि प्रयोजनों में लाई गई भूमि में बस्ती आता है, सड़क आता है, रेल लाइन आता है, बड़े बड़े फैक्ट्री आते हैं अर्थात उद्योग आते हैं। और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 54% भूमि जो है वो कृषि योग्य है। 100% अगर भारत के भूमि की बात कर लें तो 54% भूमि ही जो है जिसपे हम खेती कर सकते हैं। 22.5% भूमि जो है वो जंगलों के अंदर है, उसमें जंगल है, बड़े बड़े जंगल है, तो उसमें तो जाके आप खेती करोगे नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी शेर, बाघ, चीते इत्यादि रहते हैं। और 3.4% जो है वो चारागाह के लिए, जहां पे पशु चारागाह का उपयोग मतलब घास वास चरते हैं। तो ये था प्रश्न 3। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की स्लाइड में हमारा अगला क्वेश्चन कहता है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है? प्रौद्योगिकी मतलब बड़े बड़े जो फैक्ट्री, बड़े बड़े जो कंपनियां बैठ रही है तो उसमें उनके कारण क्या है? देखिए आर्थिक विकास कई प्रकार के नए संसाधनों का दोहन करने के लिए बाध्य करता है, जिससे उनका अति दोहन होता है। यहाँ पे मिस्टेक है, दिहन, दोहन होगा। अब देखिए क्या है कि
आर्थिक विकास के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने देश के इकोनॉमिकल सिस्टम को मजबूत करने के लिए लोग क्या करते हैं, संसाधनों का दोहन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। पेड़ को काटना, जल को बर्बाद करना, हवा का दुरुपयोग करना। फैक्ट्री लगने से क्या होता है, पानी का भी अधिक उपयोग होता है, वातावरण में गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आता है, क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्रियों से बहुत बहुत ज्यादा कचरा निकलता है, गैस निकलते हैं, धुआं निकलती है। दूसरा पॉइंट है, जब किसी देश में प्रौद्योगिकी के विकास के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास होता है तो वहां के लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अब फैक्ट्री लगाने का कारण क्या है, अगर फैक्ट्री लगती है तो लोगों को काम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, उनका पैसा, घर में पैसा आता है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा वातावरण इससे क्षति में आता है। चूंकि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास आपस में अंतः संबंधित है, मतलब दोनों का आपस में संबंध है, अतः इसके फलस्वरूप संसाधनों का अधिक इस्तेमाल होता है। लोग अधिक से अधिक लकड़ियां काटते हैं, अधिक से अधिक जंगलों को काटते हैं, अधिक से अधिक फसलों को उगाते हैं, अधिक से अधिक चीजों का दोहन करते हैं। और इस दोहन से क्या होता है कि हमारे प्राकृतिक क्षेत्र में बहुत प्रकार से नुकसान मिलता है। हालांकि हमारे अपने निजी जो जीवन है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें तो तरक्की होती है, लेकिन प्रकृति में इसका कहीं ना कहीं क्षति होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि आपका जो चैप्टर 1 है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो सभी समाप्त हो गए हैं। आशा करता हूं कि आपको इन सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। यदि किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।